सोचिए, एक त्योहार का दिन है, चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल है, और फिर बस कुछ ही घंटों में वही जगह चीखों और मातम में डूब जाती है। आज हम इतिहास के उसी काले दिन की कहानी में चलेंगे जब जलियांवाला बाग का जश्न एक भयानक हत्याकांड में बदल गया। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर हुआ क्या था उस दिन। कैसे कैसे बैसाखी मनाने आए हजारों बेगुनाह लोग मौत के घाट उतार दिए गए। आखिर एक त्योहार का दिन मातम में बदल कैसे गया। चलिए इस पूरी कहानी को ना परत दर परत समझते हैं। तो देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ें हैं पहले विश्व युद्ध के बाद के माहौल में। हुआ ये कि भारतीयों को उम्मीद तो थी कि जंग में मदद के बदले उन्हें आज़ादी की तरफ कुछ अधिकार मिलेंगे, लेकिन मिला क्या? ठीक इसका उल्टा, और भी ज्यादा दमन। और इसी माहौल में अंग्रेज लेकर आए एक बेहद बेहद कठोर कानून। हाँ, तो ये कानून था रॉलेट एक्ट। साल था 1919 और इसे सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में पास किया गया था। अब इस कानून ने किया क्या? इसने ब्रिटिश पुलिस को, आप कह सकते हैं कि असीमित शक्ति दे दी। मतलब वो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते थे, और इतना ही नहीं, बिना किसी मुकदमे के सालों तक जेल में बंद भी रख सकते थे। इसी वजह से भारतीयों ने इसे नाम दिया काला कानून। और देखिए, इस कानून को समझाने के लिए ना बस ये 3 शब्द ही काफी थे। बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील। सोचिए, मतलब कोई सुनवाई नहीं होगी, अपना पक्ष रखने के लिए कोई वकील नहीं कर सकते, और ना ही किसी ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं। ये तो इंसाफ के हर उसूल के सरासर खिलाफ था। अब जाहिर है, इस कानून के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा था, लेकिन इसकी आग सबसे ज्यादा महसूस की गई पंजाब में। क्यों? क्योंकि पंजाब उस समय क्रांति का एक बड़ा केंद्र तो था ही, पर साथ ही ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सबसे ज्यादा सैनिक भी तो यहीं से आते थे। तो जाहिर है, यहाँ के लोगों को ये कानून एक धोखे जैसा लगा। और इस आंदोलन का चेहरा बने 2 बहुत ही लोकप्रिय नेता। पहले थे डॉक्टर सत्यपाल, जो एक हिंदू लीडर थे, और दूसरे थे सैफुद्दीन किचलू, एक मुस्लिम लीडर। अब इनकी दोस्ती और एकता वो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की जो नीति थी ना, उसके लिए सीधा सीधा खतरा थी। और बस यही बात अंग्रेजों को सब ज्यादा चुभ रही थी। और फिर हालात बहुत तेजी से बिगड़े। अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट का इस्तेमाल किया और इन दोनों नेताओं को चुपके से गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही ये खबर फैली, उनकी रिहाई की मांग करने के लिए एक शांतिपूर्ण भीड़ डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर की तरफ बढ़ी, लेकिन उन्हें जवाब में मिली गोलियां। कई लोग मारे गए, और बस इस एक घटना ने पूरे अमृतसर को गुस्से की आग में झोंक दिया। अब नेताओं की गिरफ्तारी और फिर निहत्थे लोगों पर गोलीबारी, इससे जो गुस्सा भड़का, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने हालात संभालने के लिए एक और भी ज्यादा कठोर कदम उठाया। उन्होंने फैसला किया कि पूरे शहर को अब सेना के हवाले कर दिया जाएगा। देखिए, पहली गोलीबारी के जवाब में गुस्साई भीड़ ने कुछ जगहों पर हिंसा तो की, जिसमें एक अंग्रेज महिला पर हमला भी हुआ था, और अंग्रेजों को बस इसी घटना का बहाना मिल गया। उन्होंने इसे वजह बताकर पूरे शहर में मार्शल लॉ लागू कर दिया। तो ये मार्शल लॉ था क्या? इसका सीधा सा मतलब था कि अब शहर में आम कानून खत्म और सेना का राज शुरू। शहर का पूरा कंट्रोल था ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के हाथ में, और सबसे जरूरी बात, किसी भी जगह पर 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पूरी तरह से पाबंदी थी। चलिए, अब चलते हैं उस मनहूस दिन पर। देखिए, एक तरफ तो अमृतसर शहर मार्शल लॉ की दहशत में जी रहा था, लेकिन शहर के बाहर के गांवों में माहौल एकदम अलग था। वहां लोग पंजाब के सबसे बड़े त्योहार की तैयारियों में जुटे थे। तारीख थी 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन, पंजाब का सबसे बड़ा फसल का त्योहार। आसपास के गांवों से हजारों लोग अपने पूरे परिवार के साथ, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब अमृतसर के सालाना मेले में आए थे। और ये बहुत जरूरी बात है कि इनमें से ज्यादातर लोगों को शहर में लगे मार्शल लॉ या किसी भी तरह की पाबंदी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब मेले में घूमते घूमते जब दोपहर की गर्मी बढ़ने लगी, तो लोगों ने सोचा कि थोड़ा आराम कर लिया जाए। तो पास में ही एक खुला मैदान था, जलियांवाला बाग, वहीं सब जमा हो गए। ये बाग चारों तरफ से दीवारों से घिरा था, तो गर्मी से बचने के लिए एक अच्छी जगह थी। और बस यहीं, इसी बाग के अंदर, इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक ने शक्ल लेना शुरू कर दिया। जो जगह आराम और राहत के लिए चुनी गई थी, वो कुछ ही देर में मौत का मैदान बनने वाली थी। हुआ ये कि बाग के एक कोने में
कुछ स्थानीय नेता रॉलेट एक्ट के खिलाफ भाषण दे रहे थे। अब जो परिवार वहां आराम कर रहे थे या मेले से आए थे, उनका ध्यान उनकी तरफ गया। कुछ लोग बस जिज्ञासा में सुनने लगे और देखते ही देखते वहां एक अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। ये समझना जरूरी है कि ये कोई प्लान करके बुलाई गई सभा नहीं थी, बस एक अचानक बनी हुई भीड़ थी। और तभी एक मुखबिर ने जनरल डायर तक एक झूठी खबर पहुंचा दी। खबर ये थी कि जलियांवाला बाग में हजारों क्रांतिकारी बगावत की योजना बना रहे हैं, और जनरल डायर, जो अपनी क्रूरता के लिए पहले से ही जाना जाता था, उसे तो मानो वो बहाना मिल गया जिसकी शायद उसे तलाश थी। खबर मिलते ही जनरल डायर अपनी फौजी टुकड़ी के साथ बाग पहुंच गया। उसकी मंशा कितनी खतरनाक थी इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि वो अपने साथ 2 बख्तरबंद गाड़ियां भी लाया था। हालांकि बाग का रास्ता संकरा होने की वजह से वो अंदर नहीं जा सकी, लेकिन उसका अगला कदम देखिए। उसने बाग से निकलने का जो एक ही मुख्य रास्ता था, उसे बंद करवा दिया और फिर बिना कोई चेतावनी दिए अपनी टुकड़ी को उस फंसी हुई निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। अगले 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ आतंक था। गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक सैनिकों के पास वो खत्म नहीं हो गईं। उन्हें आदेश था कि निशाना वहां लगाया जाए जहां भीड़ सबसे घनी हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जाएं। भगदड़ मच गई। अनगिनत लोग पैरों के नीचे कुचल कर मर गए। जो लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंची दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें चुन चुन कर गोली मारी गई। और गोलियों से बचने के लिए कई औरतें और बच्चे बाग में बने एक कुएं में कूद गए, जहां वो एक दूसरे के ऊपर गिरने और दम घुटने से मर गए। तो सवाल फिर वही है, आखिर क्यों? डायर का मकसद सिर्फ भीड़ को हटाना नहीं था। नहीं, जैसा कि उसने बाद में खुद माना, उसका मकसद था एक नैतिक प्रभाव पैदा करना। मतलब भारतीयों के दिलों में ऐसी दहशत भरना कि वो दोबारा आज़ादी के बारे में सोचने की हिम्मत भी न कर सके। तो वो बाग जो आराम की जगह थी, वो मौत का कुआं कैसे बना? इसका जवाब ब्रिटिश राज की उस क्रूर सोच में छिपा है, जिसके लिए एक आम इंसान की जान